हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 64। इससे पहले इस कहानी के 63 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। जिया धीरे से बोलती है कि वो मैं पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। इसने कुछ भी नहीं खाया है। इसे जब भी होश आ जाए ना तो प्लीज़ इसे कुछ ज़रूर खिला देना, और हाँ, ये टैबलेट भी ज़रूर दे देना। और हाँ, एक बात बताओ तो मुझे, तुम इसका पैर कब ठीक करवा रहे हो? ये सुनते ही नील के कान तो एकदम से खड़े हो गए थे। तो वहीं रुद्र ने भी अब जिया को आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि रुद्र नहीं चाहता था कि नील के सामने अभी उसकी पोल खुल जाए। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। जिया ने भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और फिर वो अपनी बातों को बैलेंस करते हुए बहुत ही धीरे से और जल्दबाजी के साथ कहती है, वो मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम इससे शादी करोगे तो फिर इसके पैरों का इलाज भी तो करवाना पड़ेगा ना। ठीक तो करवाओगे ही ना। एक सीनियर डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में फिर से आने वाला है। अगर तुम चाहो तो फिर मैं किट्टू का चेकअप करा दूंगी उससे। तो नील ने भी अब शक भरी नजरों से घूर कर जिया की तरफ देखा और फिर एक बार रुद्र की तरफ घूरा। तो नील भी बहुत ही प्यार से और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, करवाना तो है ही, शादी हो जाएगी उसके बाद इसके पैरों का ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे। जिया ने भी हल्का सा मुस्कुराकर नील की तरफ देखा और फिर नील बोलता है कि ठीक है, अब तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बुला लेंगे तुम्हें फिर से। तो जिया ने भी अब हाथ बांध कर घूर कर नील की तरफ देखा और फिर एटीट्यूड के साथ बोलती है कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? तो नील ने भी आंखें छोटी करी और फिर बोला कि कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम आज? तो जिया बोलती है कि नहीं, तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि जैसे मैं तुम्हारे फ्रेंड ना होकर तुम्हारे खानदान की नौकर हूँ, जो तुम्हारे एक बार बुलाने से भागती हुई आ जाऊंगी। नील बोलता है कि जाना यार, वैसे ही दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, लड़की की तबीयत खराब हो गई है, कल मेहंदी भी है और फिर परसों शादी भी। तभी रुद्र बोलता है कि जिया दी प्लीज़, आपको किसने कहा है कि मैं किट्टू से शादी कर रहा हूँ? मैंने तो नहीं कहा ना। जिया ने कहा कि अरे, तुम्हारी आंखों में ही दिखता है कि तुम इससे शादी करने वाले हो। रुद्र ने भी आंखें बड़ी की और फिर जिया भी नील की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि इसने बताया है मुझे। तो रुद्र ने भी गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा तो नील ने कहा कि वो फ्रेंड है मेरी और किसी को भी नहीं बताएगी। चल जिया, अब हम चलते हैं। इतना कहकर उसने भी जिया की बाजू पकड़ी और फिर उसे लेकर वहां से जाने लगा। तो जिया भी बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे, मैं खुद ही चली जाऊंगी, हटो, मुझे कहाँ पकड़ कर लेके जा रहे हो तुम? इतना कहकर वो भी चुपचाप से कमरे से बाहर चली गई, लेकिन वो भी अभी नहीं जाना चाहती थी। वो सीधा जय के कमरे को ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ चली गई। तो वहीं जय ने भी आज बहुत ही ज़्यादा काम किया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और पेट के बल लेटकर अब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थकावट की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने अपने शरीर पर थोड़ा सा भार महसूस किया और फिर वो एकदम से बोलता है कि जिया, तुम यहाँ पर? जिया, जो कि अभी जय की कमर पर पूरी तरह से लेट चुकी थी, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर अपना सर जय की कमर पर दबाते हुए कहा कि हाँ, मैं पार्टी में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा सोच रही थी बात करने के लिए, और फिर देखो ना, अब मुझे मौका मिला है तो फिर मैं इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुमसे ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। तो जय भी अब हल्का सा पलट कर सीधा हो गया और फिर जिया बिल्कुल उसके ऊपर आकर लेट गई थी। जय ने भी अपनी पकड़ थोड़ा सा कसते हुए कहा कि क्या करूँ, काम भी तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना। वैसे मैं देख रहा था तुम्हें पार्टी में कि तुम बस मुझे ही देखे जा रही थी, तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या मुझे ऐसे देख देख कर? कितना ज़्यादा देखती हो मुझे? तो जिया बोलती है कि अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। जय के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अब अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस दी। तो जय बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई, चाहो तो अपना डिसीजन बदल सकती हो तुम। जिया बोलती है कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ तुम्हारे पास, समझे तुम, तुम्हें महसूस करने के लिए आई थी। आप समझ गए ना बात को, इसीलिए चुपचाप से ऐसे ही लेटे रहो। ये सुनकर अब जय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र तो जैसे एकदम से गिल्टी में मरा जा रहा था, कमरे में बस इधर उधर चक्कर लगा रहा था। और तभी नील उससे बोलता है कि मैं खाना लेकर आता हूँ, उठेगी तो खाना खिला दियो इसे। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नील चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद नील भी खाना लेकर कमरे के अंदर आता है। उसने भी प्लेट टेबल पर रखी और बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और हाँ, तू भी ध्यान रखना इसका, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर जिया को कॉल कर लेना, ओके। रुद्र बोलता है कि अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी ना, रात को उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। नील ने कहा कि वो कहीं नहीं गई होगी, जय के कमरे में ही होगी, मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ वो अभी कहीं पर भी
कहीं नहीं जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना किट्टू को तो फिर तू उसे कॉल कर लेना। ये रहा उसका बैग। इतना कहकर उसने भी सोफे पर थोड़ा सा इशारा किया जहां पर अभी जिया अपना बैग छोड़कर वहां से चली गई थी। नील भी उस कमरे से बाहर चला गया और वहीं रुद्र भी एक बार फिर से गिल्टी के समुद्र में गोते लगा रहा था। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। रुद्र भी किट्टू के माथे पर पट्टियां रखने लगा और धीरे धीरे किट्टू का बुखार भी अब कम होता गया। रुद्र ने भी जब टाइम देखा तो रात के भी 2 बजे का समय हो रहा था, लेकिन किट्टू को अभी भी होश नहीं आया था। वो अभी भी नींद में ही लेटी हुई थी। लेकिन अब रुद्र बहुत ही ज़्यादा थकने लगा था और वैसे भी आज उसका पूरा दिन थकने ही वाला था। कल रात भी ढंग से वो सोया नहीं था, लेकिन अभी भी उसे किट्टू को देखकर नींद नहीं आ रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें हल्की हल्की सी बंद होने लगी। उसके पलकें भी भारी हो रही थी और वो किट्टू के पास में ही लेट गया। लेकिन जब उसने चादर अपनी तरफ खींची तो खुद से कहा कि ये तू क्या कर रहा है रुद्र? ना तो तू इससे प्यार करता है और ना ही अभी तुम दोनों की शादी हुई है, तो फिर तू इसके पास किस हक से लेट रहा है? तभी रुद्र के मन से दूसरी आवाज आती है कि तू इससे प्यार भी करता है और शादी भी करने वाला है बहुत ही जल्द, और फिर ये तेरा हक है। तू कुछ भी गलत नहीं कर रहा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुझे इसके साथ देखकर ऐसे बातें बनाएगा। तू कुछ भी गलत नहीं कर रहा है रुद्र। और रही बात इसकी, तो फिर ये खरगोश ये तो तेरे परमिशन के बिना कुछ बोलती भी नहीं है, तो फिर किसे क्या ही बताएगी? कुछ भी नहीं बताएगी ये किसी को। कल रात भी नहीं सोया था ना, तो फिर चुपचाप से लेट जा इसके पास ही, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा बस। रुद्र ने भी अब अपने मन की बात सुन ली और फिर किट्टू के पास में ही आकर चुपचाप से लेट जाता है। लेकिन उसने भी अपना एक हाथ किट्टू की कमर पर लगाकर उसे भी खुद से सटा लिया था और फिर इधर दूसरा हाथ किट्टू के सिर के नीचे रख लिया था। उसने किट्टू को अच्छे से होल्ड किया हुआ था और अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहों में लेके उसे सो जाता है। लेकिन अभी वो ढंग से सोया भी नहीं था कि तभी किट्टू उसकी बाहों में एकदम से कसमसाने लगती है। शायद वो अब रुद्र की प्रेजेंस को फील कर गई थी और फिर उसे थोड़ी थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। उसने जैसे ही अपने हाथ पर किसी का हाथ देखा वो एकदम से चिल्लाने को हुई, लेकिन तभी उससे पहले ही रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ लगाकर उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही दबा दी। और फिर किट्टू जैसे ही उसकी तो जैसे एकदम से जान ही निकल गई थी। एकदम से वो शॉक्ड होकर रुद्र की तरफ देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके पास इस वक्त आकर कौन लेट गया है। वो हैरानी से उस शख्स की तरफ देख रही थी और अगले ही पल रुद्र बोलता है कि किट्टू मैं हूँ। किट्टू ने डरते हुए हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखों के सामने इस वक्त रुद्र लेटा हुआ था। उसने भी अपनी आंखें 2 बार बंद की और फिर 2 बार खोली तो उसे यकीन हुआ कि सच में उसके पास अभी रुद्र ही है। तो रुद्र ने भी धीरे से हाथ उसके मुंह से हटा लिया और फिर उसके गाल को सहलाकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे अब तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? किट्टू अभी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन रुद्र को इतना ज़्यादा करीब देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसने भी थोड़ा सा हिम्मत करके रुद्र के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा खुद से दूर कर दिया, लेकिन रुद्र हल्का सा भी अभी उससे हिल नहीं पाया था। बजाय इसके रुद्र ने भी किट्टू की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींच लिया और फिर उसे अपने ऊपर लिटाकर किट्टू पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस दी और अपनी आंखें बंद करता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि चुपचाप से सो जाओ, चुपचाप से सोना, कोई भी आवाज़ नहीं करना वरना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर तुम जानती हो मेरा गुस्सा कैसा होता है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना। किट्टू भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से उसके सीने पर लेटी रहती है, लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। और तभी रुद्र ने भी अपनी गर्दन पर किट्टू के आंसू को हल्का हल्का सा महसूस किया तो रुद्र ने भी अब एक गहरी सांस ली और फिर अगले ही पल किट्टू को रोल करके अपने नीचे कर लिया और फिर उसकी आंखों में आंसू साफ करते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे इतनी मासूम बनकर कहाँ जाओगी तुम? इतनी मासूम क्यों बनती हो तुम किट्टू? किट्टू भी थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई जुबान में धीरे से बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं करूँगी मैं। आप बार बार मेरे करीब मत आया करिए, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे दूर रहा करिए। आपकी शादी सोनम मैडम के साथ होने वाली है, तो फिर आप मेरे करीब क्यों आते हैं? रुद्र बस अभी किट्टू की तरफ ही देख रहा था और फिर वो प्यार से बोलता है कि भाड़ में गई सोनम, तुम्हें बस अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बताओ कि तुमने ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? किट्टू की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था और फिर वो हल्का सा लड़खड़ाती हुई जुबान में रुद्र की आंखों में देखकर बहुत ही धीरे से बोलती है कि आपने मुझे डांटा क्यों? रुद्र बोलता है कि मैं डांटूंगा तो फिर खाना पीना छोड़ दोगी क्या? तुमने खाना पीना क्यों छोड़ कर रखा हुआ है? तो किट्टू ने भी हल्के से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो रुद्र के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र बोलता है कि मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, ये बहस हम सुबह करेंगे। ओके चलो अब चुपचाप से खाना खा लो तुम। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और रुद्र बोलता है कि देखो
करती हो ना खुद ही डांट खाने वाले काम तुम। चलो अब जल्दी से उठो और चुपचाप से खाना खा लो। किट्टू हैरानी से रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी। रुद्र बोलता है कि अरे बाबा उठो, जल्दी से उठो और खाना खा लो। किट्टू अभी भी बस रुद्र की तरफ हैरानी से देखे जा रही थी। उसे तो जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। ये बात तो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आई थी कि रुद्र उससे बहुत ही जल्द शादी करने वाला है, क्योंकि किट्टू का स्टैंडर्ड और रुद्र का स्टैंडर्ड कहीं से भी मैच नहीं करता था। कहाँ रुद्र इतना पैसे वाले घर का, इतना ज़्यादा अमीर नामी बिजनेसमैन, और कहाँ किट्टू जो मामूली सी थी। जहाँ तक उसने रुद्र को समझा था, रुद्र उसे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करता था। तो इसीलिए उसके दिमाग में ये बात तो कभी आई ही नहीं थी क्यों बार बार रुद्र उसके नज़दीक जाता है। तो वहीं रुद्र भी अब किट्टू की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे उठोगी या फिर मैं खुद ही लेकर आऊँ तुम्हें। किट्टू अभी भी बस रुद्र की तरफ अपने ख्यालों की दुनिया में सोच रही थी, और जैसे उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो, तो रुद्र ने भी अब किट्टू को खुद से हल्का सा दूर किया और फिर खुद ही बेड से उतरकर टेबल के पास आ गया, जहाँ पर अभी नील खाने की प्लेट लग के गया था। उसने भी खाने की प्लेट उठाई और फिर किट्टू के पास लेकर आ जाता है। उसने प्लेट किट्टू के सामने रखी और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि बिना किसी सवाल के चुपचाप से अब खाना खा लो तुम। किट्टू ने भी एक नज़र अभी खाने की तरफ देखा और फिर एक नज़र रुद्र की तरफ देखा। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। किट्टू ने जैसे ही खाने के लिए एक चम्मच उठाया, वैसे ही रुद्र बोलता है कि वैसे ठंडा हो गया है ये खाना, कहो तो गर्म करके ला दो तुम्हारे लिए। किट्टू ने अभी हल्की सी नाम में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो चुपचाप से चम्मच से दाल चावल खाते हुए बोलती है कि नहीं सर, मैं ठंडा खाना खा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वो अब चुपचाप से खाना खाने लगती है, और शायद सच में उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो वहीं रुद्र अभी भी बस किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था। किट्टू ने भी आधा खाना खाया और फिर रुद्र को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगती है। रुद्र बोलता है कि पेट भर गया तुम्हारा। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि हाँ सर। रुद्र ने भी प्लेट उठाई और फिर किट्टू का बचा हुआ खाना खाने लगता है, क्योंकि खाना तो रुद्र ने भी सुबह से नहीं खाया था। भूख उसे भी बहुत तेज लगी थी। वो अलग बात थी कि सबको किट्टू की चिंता हो रही थी। और खाना खाने के बाद रुद्र ने भी प्लेट अच्छे से साइड में रखी और फिर जेब में से टेबलेट निकाल कर किट्टू की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि ये लो, इसे भी खा लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। किट्टू ने अभी टेबलेट देखी और फिर हल्का सा मुंह बना लिया, क्योंकि टेबलेट खाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रुद्र बोलता है कि बहाना नहीं चलेगा बिल्कुल भी, बुखार हो गया है तुम्हें और ठीक होना है तो फिर टैबलेट तो खानी ही पड़ेगी। किट्टू ने भी चुपचाप से टैबलेट ले ली और फिर रुद्र ने भी उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और फिर उसने भी पानी का गिलास ले लिया और फिर थोड़ी ही देर में मुंह बनाकर टैबलेट भी खा ली। रुद्र भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर किट्टू की तरफ देखता है और बोलता है कि गुड गर्ल। इतना कहकर वो भी अब बेड पर पसरने लगा, तो किट्टू एकदम से पीछे हट गई और फिर बेड से नीचे उतरने लगी। तो रुद्र ने भी उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और बोला कि चुपचाप से यहीं पर सो जाओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किट्टू अभी कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि अपने पापा से मिलना है ना तुम्हें, तो फिर जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप से करो। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र बोलता है कि तो फिर आओ चुपचाप से लेट जाओ यहाँ पर। किट्टू बोलती है कि मैं आपके पास नहीं लेटूंगी, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है, गलत बात है ये। रुद्र बोलता है कि सही और गलत के बारे में कल सुबह सोचेंगे और इस पर कल सुबह ही बात करेंगे। देखो अगर मैं 10 मिनट के अंदर नहीं सोया ना, तो सच कहता हूँ मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। चुपचाप से आकर लेट जाओ और आराम से सो जाओ, वरना। किट्टू ने भी अब भरे हुए गले से कहा कि वरना वरना आप सच में मुझे बहुत ज़्यादा डांट देंगे। रुद्र बोलता है कि एग्जैक्टली, चलो अब चुपचाप से सो जाओ। ना चाहते हुए भी किट्टू वहीं पर लेट गई और फिर उसे भी रुद्र के पास लेटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल ही दिल उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और तभी रुद्र ने भी लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर रुद्र बिना आंखें खोले ही बोलता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे ठंडा खाना खाती हो क्या। किट्टू की आंखों में नींद नहीं थी, वो अभी भी बस आंखें खोलकर रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसने भी अपने और रुद्र के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बना कर रखी थी। रुद्र ने भी अब किट्टू को ज़्यादा फोर्स नहीं किया। किट्टू ने जब जवाब नहीं दिया रुद्र की बातों को, तो रुद्र ने फिर से बिना आंखें खोले ही हुए कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तो क्या तुम हमेशा से ऐसे ठंडा खाना ही खाती हो क्या, क्या तुम ऐसे ही खाना खा लेती हो। किट्टू भरे हुए गले से बोलती है कि सर, टाइम से खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ठंडा गर्म क्या होता है ये तो मुझे पता भी नहीं है, इसीलिए मुझे जो मिलता है जैसा मिलता है मैं सब अच्छे से खा लेती हूँ। ये सुनकर तो रुद्र ने भी अब अपनी आंखें खोली और फिर किट्टू की तरफ देखा। किट्टू करवट ले चुकी थी। रुद्र भी किट्टू की कमर की तरफ ही देख रहा था और फिर उसने एक हाथ बढ़ाकर किट्टू को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर आंखें बंद कर ली।
अगली सुबह रुद्र की जब आंखें खुलती हैं तो किट्टू उसके पास नहीं थी। वो उठकर बैठ गया और तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है तो रुद्र ने किट्टू नहाकर अभी बाहर आई थी। रुद्र की आंखें तो अभी किट्टू पर ही आकर टिक गई थी। वो हैरानी से बस अब किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था। इस वक्त किट्टू सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अलग बात थी कि किस्मत की मारी थी, मगर उसकी खूबसूरती देखकर तो कोई भी उसका दीवाना हो जाता। उसकी खूबसूरती उसकी मजबूरियों में कहीं दब सी गई थी। किट्टू के गीले बाल जो कि अभी उसके गालों को हल्के हल्के से छू रहे थे, वो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। किट्टू ने भी अब चोर नज़रों से रुद्र की तरफ देखा और फिर चुपचाप से बाहर जाने लगती है तो रुद्र बोलता है कि रुको। किट्टू एकदम से रुक जाती है रुद्र की आवाज़ सुनकर। तो रुद्र ने भी अब किट्टू की तरफ देखते हुए पूछा कि अब तबीयत कैसी है तुम्हारी, बुखार तो उतर गया है ना। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र बोलता है कि कहाँ जा रही हो तुम। किट्टू ने कहा कि मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए। तो रुद्र बोलता है कि अच्छा ठीक है जाओ। किट्टू भी एक कदम आगे बढ़ी लेकिन फिर वो एकदम से रुक गई और फिर पलटकर रुद्र की तरफ देखकर अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में बोलती है कि बस हाथ जोड़कर आ जाऊंगी, इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी कहीं भी। रुद्र ने भी बस हल्के से मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी और फिर किट्टू वहां से चली गई। रुद्र ने भी अब एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर अपना फ़ोन उठाया और फिर किसी को मैसेज करते हुए लिखा उस चुड़ैल का किडनैप हुआ कि नहीं। इधर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ सर हो गया है, जॉगिंग पर गई थी वहीं से उठा लाए हैं हम उसे। रुद्र बोलता है कि अब 2 दिन तक वो बाहर नहीं आनी चाहिए, समझे। तुम लोग कुछ भी करो बस उसे 2 दिन तक बाहर मत आने देना। इधर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, किसी को हवा भी नहीं लगेगी। सोनम पटेल वो ज़मीन निकल गई या फिर आसमान खा गया, इस वक्त सोनम पटेल कहाँ है ये सिर्फ मुझे और आपको ही पता है। रुद्र ने भी मैसेज किया कि गुड। रुद्र फिर उठा और फिर अंगड़ाई तोड़ने लगता है और तभी किट्टू के कमरे के बाहर से संध्या गुजरती है। तो संध्या ने भी एक बार रुद्र की तरफ देखा और फिर रुद्र ने संध्या की तरफ देखा तो संध्या ने भी हल्के से मुस्कुराया और रुद्र ने भी मुस्कुरा दिया और फिर अगले ही पल संध्या वहां से जाने लगी। लेकिन 4 कदम ही चली थी कि तभी वो एकदम से रुक गई थी और फिर वो वापस से पलटी और फिर खुद से बोलती है कि रुद्र रुद्र किट्टू के कमरे में, वो भी इतनी सुबह सुबह यहाँ पर ये कैसे आ सकता है। इतना कहकर वो किट्टू के कमरे में दोबारा से वापस आई तो उसे रुद्र कहीं भी दिखाई नहीं देता है। संध्या बोलती है कि रुद्र मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ पर ही हो, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, चुपचाप से बाहर आ जाओ। लेकिन उसे कहीं से भी अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो संध्या भी अब कमरे में इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर देख रही थी। उसने भी अब कर्टन हटाकर भी देखा था लेकिन रुद्र उसे कहीं पर भी नजर नहीं आया। तो संध्या भी खुद से ही बुदबुदाते हुए बोलती है कि बहुत स्मार्ट समझता है ये खुद को, मेरा बाप बनने की कोशिश करता है, उसे ये नहीं पता है कि मैं भी उसकी माँ हूँ और माँ को धोखा देना इतना भी आसान नहीं होता है। इतना कहकर संध्या भी बालकनी में गई तो उसे रुद्र बालकनी में नजर नहीं आता है। तो रुद्र अभी कहीं और नहीं बल्कि किट्टू की बालकनी से जंप करके अपने कमरे की बालकनी में आ चुका था, इसीलिए वो अब संध्या को किट्टू के कमरे में दिखाई नहीं देता है। संध्या अब गुस्से में उस कमरे से निकलकर सीधा रुद्र के कमरे में गई तो रुद्र अभी बेड पर लेटा हुआ था और सोने की एक्टिंग कर रहा था। तो संध्या ने भी बेड पर रुद्र को अकेला देखा और फिर नजर घुमाकर वॉशरूम की तरफ देखा। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और उसमें से नील नहाकर बाहर आ जाता है। तो नील ने भी जब बेड पर रुद्र को देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और वो अपनी आंखें चौड़ी करके हैरानी से रुद्र की तरफ देख रहा था। और जब उसने अपने कमरे में संध्या को देखा तो फिर वो और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। तो वहीं संध्या बोलती है कि रुद्र कहाँ था। तो नील ने कहा कि कहाँ था मतलब कहाँ, मतलब माँ आप ये क्या कह रहे हो, यही तो है ये, यही तो ये रहा ना, ये देखिए सो रहा था ये। संध्या बोलती है कि झूठ मत बोलो, रुद्र रात भर किट्टू के कमरे में था ना ये। नील ने हैरानी से संध्या की तरफ देखा और बोला कि ये क्या कह रही हैं आप माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल रात से रुद्र मेरे पास में ही है, मेरे साथ में ही तो ये रात भर लेटा है, किट्टू के कमरे में क्यों जाएगा ये। संध्या ने अगले ही पल पानी का रखा हुआ एक जग उठाया और फिर सारा का सारा पानी रुद्र के मुंह पर उड़ेल दिया। रुद्र भी एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया और फिर बोला कि माँ ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हैं आप। संध्या ने भी थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि बदतमीजी अभी की नहीं है मैंने, अभी कर दूंगी, समझा तू। मुझे बस ये बता कि तू किट्टू के कमरे में क्या कर रहा था, तू वहाँ पर ही था ना रात भर। रुद्र ने भी अपनी आंखें मली और फिर बोला कि कौन किट्टू, किस किट्टू के बारे में बात कर रही हो आप। संध्या ने भी गुस्से में कहा कि ज्यादा बनो मत, समझे तुम, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू किट्टू के कमरे में ही था, तूने मुझे देखा और फिर मैंने तुझे देखा और फिर उसके बाद जब मैं कमरे में वापस आई तब तू बालकनी से जंप करके यहाँ पर आ गया, समझा तू। अपनी माँ को इतना बेवकूफ़ समझता है तू। अगर उस लड़की से प्यार करता है तो फिर साफ साफ बता क्यों नहीं देता है तू उसे कि तू उससे प्यार करने लगा है। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों सबसे
छुपाता है। तो रुद्र बस संध्या की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर नील वो भी चुपचाप से यहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस सिचुएशन को तो वो ही हैंडल नहीं कर सकता, उसकी माँ ही हैंडल कर सकती है। तो रुद्र ने भी एक नज़र नील की तरफ देखा और फिर संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि माँ, आप भी ना कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, खामखा मुझे ऐसे ही भिगो दिया आपने सुबह सुबह। इतना कहकर वो भी अब वहाँ से उठने को हुआ और फिर संध्या के बाजू से निकलकर सीधा वॉशरूम की ओर जाने लगा। लेकिन उससे पहले ही संध्या ने भी रुद्र की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपने सामने लाकर खड़ा करके थोड़ा सा गुस्से से कहा कि बस बहुत हो गया है रुद्र, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया है अब तुम्हारा। उस लड़की के साथ इतना भी मत करो जितना कि तू कर रहा है ना,